ट्रेडिशनल वैरायटीज होती हैं कुछ क्षेत्रों में जिनको किसान लगाते हैं और उसका एक टेस्ट और उसके बेस पे वो करते हैं, उसको वो नहीं छोड़ते हैं ट्रेडिशनल वैरायटी को, उसकी कोई न कोई विशेष गुणवत्ता की वजह से। दूसरा होता है जो आज की डेट की इम्प्रूव्ड वैरायटीज है। एक इम्प्रूव्ड वैरायटी आज आई, एक 15 साल पहले आई थी। तो एक जो आपका जो आशय है पुराने बीज से वो एक 15 साल पुरानी वैरायटी है, एक आप नई वैरायटी यूज करते हैं, तो उसमें निश्चित तौर से अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो पहले जो किस्में थी 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे वो रिलीज हुई थी। हमारी पूसा बोल्ड थी तो उसका 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जब बहुत 1985 में वो रिलीज हुई। अच्छा। वरुणा थी। तो आज की जो किस्में मैंने बताई तो वो लगभग 27-28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे रिलीज होती हाँ, है। बहुत बढ़ गया फिर तो उसके साथ। काफ़ी उसका लगभग 33-35% के आसपास पैदावार उत्पादकता बढ़ी है। जितना भी WHO के हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो बताते हैं कि सरसों के तेल में जो इरुस्टिक अम्ल है वो 2% से कम होना चाहिए। वो है इसमें 00 में? हाँ, वो इसमें है। और जो ग्लूकोसिनेट है वो 30 ppm से कम होना चाहिए, जो कि हमारी किस्मों में अभी जो ग्लूकोसिनेट है वो लगभग 120 ppm के आसपास रहता है, और इरुस्टिक एसिड है वो लगभग 40% के आसपास रहता है। तो उसके लिए उसमें एक इस तरह का जीनोमेटिंग की गई कि वो जो ग्लूकोसिनेट और इरुस्टिक एसिड है वो दाने तक नहीं जाएंगे, वो दाने से पहले ही मतलब फली के कवर में भी वो रहेगा, पत्तों में भी रहेगा जो, और दाने में वो नहीं जाएगा। दाने में नहीं जाएगा। तो वहाँ पे उसको ब्लॉक किया गया कि वो दाने तक वो नहीं जाए, उसका असर, ताकि तो वो सेफ रहे पशु हाँ, पक्षियों से। तो दाना तो आपका क्वालिटी का आ गया, बाकी जो आपका खेत में है जो नुकसान होता था वो होता था, उससे उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। राइस व्हीट को रिप्लेस तभी कर पाएंगे जब आपको जो भी क्रॉप आएगी ऑयल सीड की, पल्सीज की, वो राइस व्हीट के बराबर किसान को फायदा देगी। अगर वो फायदा नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी या किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। बहुत पुरानी बात नहीं है, 90 के दशक में भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि हमें 1.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ खाद्य तेलों के आयात पे खर्च करना पड़ रहा है। जो पैसा भारत के किसानों को मिलना चाहिए वो पैसा हम मजबूरी बस इंडोनेशिया, मलेशिया, रूस, यूक्रेन और अर्जेंटीना के किसानों की जेब में डाल रहे हैं। तो ये जो रकम है वो कैसे बचे, कैसे जो दालों पे के आयात पे खर्च है, तेलों के आयात पे खर्च है, वो कैसे बचे और वो भारत के किसान समृद्ध हो, भारत का ये जो विदेशी मुद्रा जो है वो बचे, वो बाहर न जाए, इस पे कृषि मंत्रालय काम कर रहा है। कृषि मंत्रालय की जो सबसे बड़ी संस्था है भारत में खेती किसानी को आगे बढ़ाने की, ICR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके लोगों को एक टास्क मिला है कि किस तरह से भारत खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होगा, किस तरह से दलहन के मामले में आत्मनिर्भर होगा, और इसका पूरा रोड मैप तैयार है। पल्सेज मिशन चल रहा है, ऑयल सीड के लिए मिशन चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा 55-60% का गैप है डिमांड सप्लाई में, जो जिसको हम दूसरे देशों से आयात करके पूरा करते हैं, वो हम अगले कुछ साल में कवर कर पाएंगे। और इसके लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है कि इस तरह के बीज बने, इस तरह की वैरायटी आए पल्सेज में, ऑयल सीड में, जो कम ज़मीन में ज़्यादा पैदावार दे, जिससे हमारा जो निर्भरता है दूसरे देशों पे कम हो। और ये जो टास्क मिला है वो कृषि वैज्ञानिकों को मिला है, और ये पूरा प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं वो तमाम कृषि वैज्ञानिक भारत के लगे हुए हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं जाने माने कृषि वैज्ञानिक और ICR में DDG क्रॉप साइंस डॉक्टर DK यादव। डॉक्टर DK यादव करीब 32 साल से अलग अलग मोर्चों पे, खेती किसानी के अलग अलग मोर्चों पे इन्होंने काम किया है, तमाम फसलों की वैरायटी बनाई है, और भारत को आगे बढ़ाने में, भारत की कृषि को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में बहुत कीमती समय निकाल करके आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं वहीं से शुरू करूंगा कि ये ऐसा क्या हुआ था 90 के दशक में जब हम आत्मनिर्भर थे खाद्य तेलों में, ऐसा क्या हुआ कि हम इसमें इतना गैप हो गया डिमांड सप्लाई में? लोग ज़्यादा तेल खाने लगे या फिर खेती सिकुड़ गई, जैसे जनसंख्या के प्रोपोर्शन में जो जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी खेती वो नहीं बढ़ी, हुआ क्या था? धन्यवाद ओम प्रकाश जी।
इस विषय में सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1985-86 में जो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस की शुरुआत हुई, तो उसके जो मुख्य उद्देश्य थे उसमें यही था कि वे उच्च उत्पादकता की किस्में और उनका अधिक से अधिक बीज पैदा करके हम किसानों तक पहुंचाएं लार्ज स्केल डिमोन्स्ट्रेशंस में। और उसका जो पूरा कार्यभार दिया गया था उस समय वो ICAR को दिया गया था। हमारे डॉक्टर MB राव थे, उनको एज ए स्पेशल DG का दर्जा देते हुए उस मिशन को लागू कराया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 6-7 साल में ही उसके हम 93, 94, 95 के आसपास हम सिर्फ 5% ऑयल, एडिबल ऑयल बाहर से मंगाते थे और हम लगभग आत्मनिर्भर हो गए। इसका जो मुख्य कारण है आपने कुछ बताया भी, जैसे कि सबसे पहले तो इसमें जो है कि हमारी जनसंख्या, आप अगर देखते हैं उस समय 95 की जनसंख्या और आज की जनसंख्या तो कई गुना की उसमें वृद्धि हुई। दूसरा जो आपने कंजम्पशन की बात की, उस समय की बात करें जब हम 1950 के आसपास, तो 3.5 किलो प्रति पर्सन पर कैपिटा का कंजम्पशन एनुअल का था, जो आज 20 kg से भी अधिक है। जबकि हमारी जो भी आयुर्वेद जो मेडिकल साइंसेज वो कहते हैं 14 kg पर पर्सन पर कैपिटा सफिशिएंट है, लेकिन उसके बावजूद भी तो यही जो मुख्य कारण रहे कि, और दूसरा जिस तरह का हमारा खान पान का बदलाव हुआ उसी में ये जो सारा हमारी पर कैपिटा की कंजम्पशन बढ़ी। जहाँ तक ऑयल सीड्स की पैदावार की बात है तो मेरे विचार से जो 1950 से हम कंपेयर करते हैं तो हमने लगभग 8.6 गुना प्रोडक्शन में इजाफा किया। उस समय मात्र जो ऑयल सीड की प्रोडक्शन थी वो 5.16 मिलियन टन के आसपास थी, जो आज बढ़कर 43 मिलियन टन के आसपास, जो 24-25 का आंकड़ा 42.99 मिलियन टन का है। तो वो उसका वही इम्पैक्ट था। और क्योंकि उस समय एक एरिया एक्सपेंशन के लिए बहुत अधिक स्कोप थे, बहुत ज़्यादा किसानों को एक उत्साह रहता था, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो उसका नतीजा रहा कि वो बहुत सफल रहा। उसके बाद भी गवर्नमेंट लगातार किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू ऑयल सीड और पल्सेस को बढ़ावा देती रही, और उसी का नतीजा है कि हम काफ़ी हद तक हम इम्प्रूवमेंट में हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया कि लगभग हम 55-57% के आसपास हम अपना खाद्य तेल बाहर से मंगा रहे हैं। तो उसकी एक वजह जो आप डेटा बता रहे हैं कि हम 3.5 किलो प्रति व्यक्ति एक साल में खपत करता था। एक व्यक्ति एक साल में 3.5 किलो खाद्य तेलों की खपत करता था। अब 20-22 किलो 23 किलो तक पहुंच गया है। वो होना चाहिए 12 से 14 किलो तक होना चाहिए, जो एक सही सेहत के लिए। तो कहीं ना कहीं जो आज खाद्य तेलों की कमी है वो ठीक है, वो एरिया उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ा, वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो ये बेतहाशा बढ़ा कंजप्शन फास्ट फूड और दूसरे चीज़ों से, वो भी एक वजह है। तो अभी क्या प्लान बना डॉक्टर साहब कि कैसे इसको आप लोग कवर करेंगे, कि क्या टारगेट सरकार ने दिया है कि जो सरसों की खेती बढ़ानी है या पाम ऑयल को बढ़ाना है, सूरजमुखी को बढ़ाना, प्रोजेक्ट क्या है आगे? अभी सरकार ने पिछले 3-4 सालों में 2 मिशन ऑयल सीड पे शुरू किया, जैसे आप जानते भी हैं। एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो कि ऑयल पाम पर आधारित था, और दूसरा जो मिशन है 2 साल पहले ही पिछले वर्ष ही शुरू किया गया, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एडिबल ऑयल्स का। तो इन दोनों मिशन का जो ऑयल पाम में तो उद्देश्य यही रहा कि जो सबसे पहला कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल है, हम आमतौर पे प्लांटिंग मटेरियल विदेशों से मंगाते हैं, और जो यहाँ पे आने के बाद उसकी अडेप्टेशन की और बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट वो, हालांकि पूरी तहकीकात के बाद मटेरियल को लाया जाता है और वो महंगा भी पड़ता है, इसलिए एरिया एक्सपेंशन में दिक्कत रही। तो उस मिशन का एक मेन मोटिव यही था कि तो हम इंडिविजुअली अपने जो है जो सीड बैंक बनाएं ऑयल पाम के केस में, और जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग मटेरियल पैदा करके किसानों तक पहुँचाएँ। और कुछ क्षेत्र जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ राज्यों में क्षेत्र भी आइडेंटिफाई किए गए, और उसमें निश्चित रूप से प्लांटिंग मटेरियल के साथ किसानों को जो सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है कि भाई किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल पाम की खेती करें। एक तो मिशन वो था। दूसरा जो मैंने एडिबल ऑयल्स का मिशन बताया, तो ये पिछले साल ही जैसे लॉन्च हुआ। इसका जो मुख्य जो इसमें एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो यही है कि भाई हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज़ का ज़्यादा पैदावार वाली, हाँ, और ऐसी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा
उसका सामना कर सके। बिल्कुल। और उसमें भी क्या है कि जैसे एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप आज की अवस्था में भी देखते हैं तो यील्ड गैप्स बहुत अधिक हैं। जैसे आप एक ही राज्य में से दूसरे राज्य में जाएंगे तो यील्ड गैप्स बहुत अधिक है। एक वैरायटी है मान लो सरसों की, वो 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे वो रिलीज हुई, तो आप देखेंगे कि एक राज्य में वही 24-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देती है और दूसरे राज्य में जाके वो 10 क्विंटल पे रुक जाती है। तो राज्य से राज्य का जब आप गैप देखते हो तो एक तो वो सबसे भारी गैप है। और इवन किसान से किसान का गैप की बात करते हैं तो इसमें एक तो वही कौन बेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, जो गैप्स हैं उनको निश्चित रूप से, तो उसमें जो सबसे बड़ा ये है कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को इवन जो प्राइवेट सेक्टर की मदद लेते हुए भी इनको किसानों तक लेके जाएं, उसको फ्रंटलाइन डिमोस्ट्रेशंस, क्लस्टर डिमोस्ट्रेशंस और मिनी किट ट्रायल्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जो किस्में आज की डेट में उपलब्ध हैं। और एक चीज़ उसमें ये कही गई थी कि 5 साल से ज़्यादा पुरानी किस्में नहीं लेंगे, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अभी तो हमने पिछले 6-7 साल में सीड का जो वैरायटी का रिप्लेसमेंट रेट में बहुत ही अच्छी प्रगति की। सरसों वगैरह में सारी ऑयल सीड, पल्स सीड, ऑयल सीड में कितना है अभी? ऑयल सीड्स में अभी जो वैराइटल रिप्लेसमेंट रेट की बात करें कि 10 साल से कम अवधि की किस्में, तो एवरेज हम करेंगे तो लगभग 85% के आसपास, 80 से 85% जो किस्में हैं सीड चेन में वो नई किस्में हैं। तो ऑयल सीड मिशन में 5 साल का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं थोड़ी दिक्कत बीज की आई, अभी भी आ रही है, क्योंकि नई किस्म आने में, जैसे कि आप जानते हो कि जो रिलीज होने के बाद उसका ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, जिसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी भी बार बार वो कहते हैं भाई इस समय अवधि को कैसे कम करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब पिछले साल पूसा में गए थे 109 वैरायटीज़ को रिलीज करने, तो उनका भी पहला सवाल यही था कि भाई कितने समय के बाद ये किस्में किसानों तक पहुंच जाएंगी। तो उसमें निश्चित रूप से 3 साल का समय लगता है, उसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है। तो एक ये था उसमें कि भाई नई किस्में जल्दी से जल्दी उसमें जाएं। और एक प्रयास उसमें किया गया था कि पहले जैसे पल्सीज में जो कुछ पल्स हब दिए गए थे 15-16 के आसपास, तो 150 पल्स हब दिए गए थे। उसका नतीजा ये था, जो इमीडिएट इम्पैक्ट आया उसके सीड के उत्पादन के बाद, हर हब को 1000 क्विंटल का अलग अलग दलहनी फसलों का लक्ष्य दिया गया और 1 साल के बाद ही लगभग 8 मिलियन टन से अधिक की हमारी प्रोडक्शन में, पैदावार में बढ़ोतरी हुई। तो वो एक बहुत ही पल्सीज मिशन के नाम से कहें एक ग्रेट सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर की थी। तो उसी लय में पीछे ऑयल सीड में भी 35 सीड हब दिए गए थे, अब मिशन में 65 सीड हब और दिए गए हैं अलग अलग ऑयल सीड्स के, क्योंकि मेन मुद्दा यही रहता है कि बीजों को किस तरह से, नई किस्म के बीजों को पहुंचाएं, तो वो एक मुद्दा रहता है। तो सीड प्रोडक्शन की बड़ी क्लियर कट स्ट्रेटेजी बना के और वैरायटीज को मैप किया गया है कि भाई किस क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी है, किस तरह का। और एक जो हमारा प्रयास पिछले 10-11 वर्षों में रहा कि हमारा मेन फोकस किस्म जो विकास में है वो क्लाइमेट रेजिलियंस पे रहा। पिछले 11 वर्षों में 3236 किस्में हमने रिलीज और नोटिफाई की, जिसमें स्टेट्स भी आते हैं, स्टेट एग्रीकल्चर में हमारे ICR के इंस्टीट्यूट भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी इसमें 15% किस्में हैं। सेक्टर में हुआ हाँ, लगभग 80 ये खाद्य फसलों की, जिसमें चारा, रेशा सब आ जाते हैं। तो उसमें 92% जो किस्में हैं, 9500 से अधिक, 2900 से अधिक जो किस्में हैं वो क्लाइमेट रेजिलिएंट हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है, क्योंकि क्लाइमेट का जो अभी है कि मौसम इतना गर्म हो जाता है, कभी कभी समय से पहले मौसम गर्म हो रहा, लू चल रही है, तो खासतौर पे गेहूं वगैरह में तो काफ़ी सारा हो गया। बाकी फसलों में भी ज़्यादातर, जैसे आप बीमारी कीड़े की बात करेंगे तो कई, जैसे सरसों में पाले की बात करें अगर हम, या व्हाइट रस्ट की समस्या की बात करें, तो आज की डेट में आप उतना नुकसान नहीं देखते हैं। पालारोधी किस्में भी हैं। हाँ। और एक जनरल जो ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी है वो ओवरऑल इस तरह की है कि भाई उसमें जो मल्टीपल जो स्ट्रेसीज हैं उनके प्रति वो प्रतिरोधक हो, और जिस तरह के एनवायरनमेंट में आप करते हो, माहू लग जाता है उसमें। हाँ, माहू की समस्या रहती है, अगर लेट में लगाते तो माहू की रहती है। माहू की ऐसी कोई वैरायटी नहीं आई है, लेकिन जैसे व्हाइट रस्ट की बात करें तो लगभग नगण्य के बराबर
बराबर है। पाले की आप देखते हो कि अब तो 6 साल पहले अल्टरनेट ईयर पे जब आप 80-82 में हम छोटे थे पढ़ते थे तो हर साल हमारा क्षेत्र गांव का है जो वो सिर्फ सरसों से ही का क्षेत्र ज़्यादा है, तो उसमें 1-2 साल के बाद पाले का नुकसान होता था। अब बड़ी मुश्किल से 5-6 साल के बाद वो भी जो बरानी क्षेत्रों में पाले से नुकसान होता है। तो ये स्ट्रेटजी उसमें रही कि क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज आएँ। तो ऑयल सीड्स में भी अभी इस पिछले 10 सालों में हमने 444 जो हैं क्लाइमेट रेजिलेंट किस्में इन 9-10 ऑयल सीड्स की हमने दी हैं, और उनमें हाई यील्डिंग भी हैं और क्लाइमेट रेजिलेंट भी है सभी फसलों में। तो उसका एक नतीजा है कि अब जो इस साल के आपने आंकड़े देखे तो उसमें उत्पादकता में भी, उत्पादन में निश्चित रूप से एक उछाल आया है, और आगे के जो हमारे जिस तरह के टारगेट है उसमें हम इन किस्मों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ले जाएंगे। उसके साथ साथ जो और अधिक उत्पादन वाली किस्में, उत्पादकता वाली पैदा करेंगे तो आगे वो सीड चेन में आएंगे। अभी ऑयल सीड में अगर देखा जाए सरसों का, डॉक्टर साहब, सरसों सोयाबीन का, ये दो मेजर फसलें हैं, क्योंकि इसका जो पाम का तो बहुत उसके नेगेटिव भी इम्पैक्ट है पाम का, लेकिन सरसों माना जाता है, सरसों मूंगफली ये सब इंडिजीनियस है हमारे। तो इस पे सरसों में या सोयाबीन में जो हाई यील्डिंग कौन सी वैरायटी है जिस पे किसानों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? सरसों में जैसे अभी पूसा संस्थान से हमारे जो भरतपुर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेड सीड मास्टर रिसर्च भरतपुर की, और एचयू हिसार से जो नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के लिए है, वो काफ़ी अच्छी किस्में जैसे अब आई है कुछ वर्षों में। और इन किस्मों की खासियत यही है सरसों में कि भाई एक तो उच्च पैदावार, लगभग 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की एवरेज उन किस्मों की रिलीज की गई है, तो वो आती है। जबकि अपने यहाँ तो 14-15 ही एवरेज है नेशनल। हाँ, नेशनल 1460 के आसपास केजी पर हेक्टेयर है। तो उसके मुकाबले में अच्छी किस्में ये इन 3 संस्थानों से नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में हैं। बाकी जितने भी सेंटर हैं उन पे सभी पे जो क्षेत्र से संबंधित किस्में हैं, चाहे आप पंतनगर की बात करें, आप यूपी के जितने संस्थान हैं या विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों के निजी क्षेत्र भी सरसों में, तो ये सभी, और हमारा CSSRA करनाल है जो कि सैलिनिटी पे काम करता है, उनकी भी 3-4 जो सैलिनिटी के प्रति, क्योंकि सैलिनिटी की समस्या आप देख रहे हैं काफ़ी बढ़ती जा रही है, उनकी काफ़ी अच्छी किस्में हैं। तो इन किस्मों की जो पैदावार है वो 25 से 27, 27.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार है। तो इसकी वजह से जो है किसान भाइयों का जो अधिक से अधिक ध्यान रहता है इन जो बीज का, क्योंकि सरसों में आप जानते हैं कि बीज का बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, 1-1.25 किलो एकड़ में बीज लगता है और उसकी उपलब्धता भी हो जाती है। उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी मात्रा में क्योंकि सक्रिय रहता है, और उनके कुछ हाइब्रिड हैं तो वो भी आते हैं, और कुछ उनके बिना रिलीज किए हुए हाइब्रिड भी पिछले 2-3 सालों में जिन हाइब्रिड्स ने अच्छी परफॉर्मेंस की तो उन तक भी किसान पहुँचे, और उसका भी मेरे विचार से काफ़ी अच्छा असर रहा है। और निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य यही होता है कि किसान के पास किसी न किसी तरह से अच्छा बीज पहुंचे ताकि वो उसको लगाकर अधिक से अधिक पैदावार ले सके। और सीड रिप्लेसमेंट रेट अगर 80-85% है तो इसे तो बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। नहीं, मैं दो ये रिप्लेसमेंट रेट के 2 चीज़ें होती है। एक सीड रिप्लेसमेंट रेट है कि आप हर साल कितना सीड जो हमारा क्वालिटी सीड सर्टिफाइड सीड उसमें जाता है, टोटल एरिया जैसे रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसका कितना %, उसको सीड रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं। एक वैराइटल रिप्लेसमेंट रेट है। वैराइटल रिप्लेसमेंट रेट में 2 परिभाषा है उसकी। एक तो जो सीड चेन में जो ब्रीडर फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड बनता है तो उसमें 10 साल से कम की कितने किस्में हैं, अच्छा 10 साल % उसका प्रोपोर्शन क्या है, और एक 5 साल से कम की को भी वो भी आरआर में आता है। अच्छा। तो सीड रिप्लेसमेंट के रेट में अगर हम बात करें आज की डेट में तो मेरे विचार से जो थोड़ी बहुत समस्या सोयाबीन में थी वो अभी 33%, और सीड रिप्लेसमेंट का एक सिस्टम है कि जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उसमें हर 3 साल के बाद आपको बीज बदलना है, तो 33% सीड रिप्लेसमेंट आपको चाहिए। अच्छा, क्योंकि उसमें जो पर परागण नहीं होता है उसकी प्योरिटी मेंटेन रहती है, और किसान अगर ढंग से थोड़ा उसको एक छोटा सा एरिया लेके उसको ढंग से साफ करे और टाइम प्लांट निकाल ले तो वो किसान उस बीज को 2 साल 3 साल तक बड़े अच्छी तरह से चला सकता है। उसमें कोई जेनेटिक इम्प्योरिटी नहीं आती, फिजिकल इम्प्योरिटी नहीं आती, और वो उतना ही स्वस्थ सीड रहता है, उससे उतनी पैदावार आती है। तो उसको इसलिए 2 साल तक हम लगाते हैं, तीसरे साल फिर चेंज करते हैं, तो 33% है। जो आपकी जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स हैं
जैसे पिजन पी है या दूसरे इनमें आमतौर पर जो पर परागण की वजह से उसके बीज की गुणवत्ता में जो जेनेटिक प्योरिटी नहीं रहती है, तो उसको हर जैसे 50% उसका रिप्लेसमेंट रहता है कि अल्टरनेट ईयर पे आपको उसको बदलना है, उसमें 2 साल के बाद। तो ये अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में इनमें सिर्फ सोयाबीन में थोड़ी समस्या है और पल्सीज में थोड़ी उर्द में समस्या है। अच्छा। जो 33 और 30 के बीच में है। बाकी सभी फसलों में सीड रिप्लेसमेंट रेट काफ़ी अच्छा है। मूंगफली में भी थोड़ा 33-34% के आसपास मार्जिन पे है, लेकिन जो रिक्वायर्ड उसके पास है, क्योंकि जिनका दाने की जो मोटा होता है उसमें निश्चित रूप से मल्टीप्लिकेशन रेशियो भी कम होता है, और उसको जब न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर पे ले जाते हैं फाउंडेशन सर्टिफाइड में, तो उसका जो कन्वर्जन रेशियो वो कम होता है। जैसे ग्राउंड नट का 8 किलो है, तो अब 1 किलो आप लगाएंगे 8 किलो ग्राउंड नट मिलेगी, तो अगली साल फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए अधिक के लिए, जो न्यूक्लियस सीड की आवश्यकता अधिक होती है, तो उसका थोड़ा स्लो रहता है जो मोटे दाने वाली है। बाकी फसलों में सरसों आदि में बड़ा क्योंकि फास्ट रहता है। अगर 1 किलो से लगभग अभी जो हमने कन्वर्जन रेशियो रिवाइज किए हैं, तो उसमें लगभग 200 केजी के आसपास 1 केजी से वो मिलता है उसमें पैदावार। अच्छा, तो वो जल्दी पहुंच जाता है, मोटी वाली लेट पहुंचती है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट में सिर्फ यही, जैसे सोयाबीन ग्राउंड नट में थोड़ा इशू है, बाकी फसलों में बड़ा अच्छा है। बाकी में अच्छा। ये डॉक्टर साहब, ये किसानों को ये जानकारी दे दीजिए, बहुत सारे किसान नहीं जानते कि अगर पुराने बीजों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान क्या है, नए बीजों से फ़ायदा क्या है। जो ये रिप्लेसमेंट के हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मूल तो यही है कि नए बीज जो अगर हम करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, पुराने से क्या नुकसान है, पुराने में ऐसी क्या दिक्कत आ जाती है। पुराने नए बीजों में एक तो कुछ ट्रेडिशनल वैरायटी जो होती है कुछ क्षेत्रों में, जिनको किसान लगाते हैं और उसका एक टेस्ट और उसके बेस पे वो करते हैं, उसको वो नहीं छोड़ते हैं ट्रेडिशनल वैरायटी को, उसकी कोई विशेष गुणवत्ता की वजह से। दूसरा होता है जो आज की डेट की इम्प्रूव्ड वैरायटीज है। एक इम्प्रूव्ड वैरायटी आज आई, एक 15 साल पहले आई थी। तो एक जो आपका जो आशय है पुराने बीज से, कि एक 15 साल पुरानी वैरायटी है, एक आप नई वैरायटी यूज करते, तो उसमें निश्चित तौर से अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो पहले जो किस्में थी 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे वो रिलीज हुई थी। हमारी पूसा बोल्ड थी तो उसका 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था जब बहुत 1985 में वो रिलीज हुई। अच्छा। वरुणा थी। तो आज की जो किस्में मैंने बताई तो वो लगभग 27-28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पे रिलीज होती है। बहुत बढ़ गया फिर। तो काफ़ी उसका लगभग 33-35% के आसपास पैदावार उत्पादकता बढ़ी है। दूसरा जो पुराने बीज किसान यूज करते हैं या फार्मर सेव्ड सीड, ट्रेडिशनल वैरायटी को अलग रख के, तो उसमें आमतौर पे किसान भाई जैसे जहाँ से भी लिया, आपका जब थ्रेशिंग चलती है वहाँ से उठा के कहीं रख लिया, या आपने सेल के लिए रखा एक जगह, उसमें से जो बीज कुछ रख लिया उसी में से वो रखा हुआ उनके पास। तो उसमें मुख्य बात यही आती है कि एक तो जैसे मैंने अभी बताया भी था, किसान भाई अगर वही बीज यूज करना चाहते हैं पर्टिकुलरली जो स्वपरागित फसलों में, सेल्फ पोलिनेटेड फसलों में, तो उसके लिए वो एक पैच जो उसकी नेक्स्ट ईयर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो एक पैच उसमें आइडेंटिफाई कर लें, भाई 200 स्क्वायर मीटर का, 300 स्क्वायर, जो उसकी जितनी उनको आवश्यकता है शुरू से। तो उसमें शुरू से ही उसकी वीडिंग और उसमें जो भी ऑफ टाइप प्लांट दिखते हैं, जैसे आपने पत्तों के आधार पर, कोई फूल के आधार पर, कोई फली के आधार पर, तो इस तरह की जो वेरिएबिलिटी जहाँ दिखे तो उसको रिमूव करते रहें। उसमें खरपतवार नहीं होने दें, बीमारी आदि आए तो उसका ढंग से उपचार करें। उसके बाद उसको अलग से ही काटें और अलग से उसको थ्रेश करके अच्छा उसको साफ करके और अलग किसी बिन में, किसी मटके में, जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उसको रखें। और जो मॉइस्चर है रखते वक्त वो 8% से अधिक नहीं हो। अच्छा, तो ये विशेष ध्यान हाँ, तो जैसे अब जो ग्रेन और सीड में यही डिफरेंस है। जो आप बात करते हैं पुराना सीड लिया, बुखारी से लिया या वहाँ से बिन से लिया, बीज दिया, तो वो ग्रेन है एक्चुअली। सीड का क्या है कि आपको उसकी जर्मिनेशन, उसकी जेनेटिक प्योरिटी, उसकी फिजिकल प्योरिटी, किस टेम्परेचर पे आपने उसको रखा, किस तरह की कंडीशन में रखा, और कितना मॉइस्चर उसमें सीड में, दाने में कितना था उस समय जब आपने उसको स्टोरेज किया, तो ये चीज़ें बहुत आवश्यकता है। वो जो किसान तो 8% से ज़्यादा ना हो। हाँ, आमतौर पर 8% का रहता है, 8-9% रहता है। तो उसमें क्या है, सीड की जो अंदर की
बायोकेमिकल एक्टिविटीज हैं वो सीज हो जाती हैं। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो उससे वो फिर एक्टिव हो जाता है, तो उसमें जब उसको हम या तो जर्मिनेशन की समस्या आएगी, अगर ज़्यादा नुकसान उसमें नहीं हुआ है तो अल्टीमेटली उसकी जो विगर है वो उस तरह की नहीं आती जिस तरह का उस पर बढ़वार और पैदावार आती है। तो किसान भाई उसमें यही ध्यान रखें कि जब भी अगर उनको लगता है कि बीज बहुत महंगा है तो अपना बीज एक निश्चित क्षेत्र अपना आइडेंटिफाई करें, उसमें जो थोड़ा रोगिंग करें कि कोई भी ऑफ टाइप प्लांट किसान अच्छी तरह पहचानते हैं, पत्तों के आधार पे, पौधे की ऊंचाई के आधार पे, फली के आधार पे, फूलों के रंग के आधार पे, तो उस बीज को अगर रखते हैं तो पुराना भी बीज वो चलाते हैं तो उसमें कोई इस तरह का वो नहीं है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स में। लेकिन उसकी प्योरिटी थोड़ा ध्यान रखें, हाँ प्योरिटी का और उसका आपका मॉइस्चर का खास तौर पे बिल्कुल उसका जरूरी है, नहीं तो मॉइस्चर आजकल अधिक तो होने से मॉइस्चर फिर मीटर भी आते हैं, आप बाजार में मिलता है और किसान को ज्ञान रहता है। जैसे मान लो दाने के दबाने से या चबाने से जब वो उसमें जिस तरह की आवाज़ आती है तो आमतौर पे जब सूख जाता बहुत होता है तो उसमें आवाज़ आती है तोड़ने पर, जैसे आप दाना दबाओगे तो बड़ी कट की आवाज़ आती है, इसका मतलब वो सूखा हुआ है पूर्ण रूप से। तो एक देशी सा फार्मूला है, तो उससे किसान निश्चित रूप से पूरा सुखाएं और उसके बाद उसको अलग से रखें ताकि उसमें किसी तरह का कीड़ा बीमारी या कोई भी जो स्टोरेज के समय इंसेक्ट पेस्ट का अटैक नहीं हो, तो उससे जर्मिनेशन अच्छी आती है। जर्मिनेशन अच्छा आएगी, आपका प्लांट स्टैंड अच्छा है, और उसमें अगर उसको बहुत एडवर्स कंडीशन में रखा नहीं गया है तो उसकी विगर, ग्रोथ, बढ़वार बहुत अच्छी आती है। तो किसान को बार बार हर साल जाके पैसा खर्चना उन चीज़ों पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसी में और सवाल जुड़ा हुआ है कि भाई अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है स्पीड ब्रीडिंग में, कि बहुत जल्दी करने में, तो स्पीड ब्रीडिंग में क्या है जिससे जो आप लोग गैप कम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सीड मार्केट में आए, किसानों तक पहुंचे, उसकी कोशिश हो रही है, उसमें क्या जीनोमेटिंग है या क्या है उसमें जैसे कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्पीड ब्रीडिंग तो एक हमारा साधन है कि हम जो एक फसल को, जैसे मान लो अभी कोई भी फसल है, आमतौर पर हम उसके 2 साइकिल ले सकते हैं। जैसे एक मान लो नॉर्थ में लिया, एक हम पहाड़ों पे चले गए या साउथ में चले गए। जैसे सरसों की बात करें तो हम दिल्ली में एक करते हैं, उसके बाद हमारा अडूथरी में, इसमें क्या नाम है, वेलिंगटन में स्टेशन है IRI का, अच्छा, हम वहाँ चले जाते हैं। बहुत से और सेंटर भी जाते हैं। इसी तरह एक इधर हिमाचल में एक सेंटर है, वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें टेम्परेचर वगैरह उसके लायक रहता है, तो उसमें 2 हम सीजन ले सकते हैं। तो स्पीड ब्रीडिंग का मुख्य यही जो उद्देश्य है कि हम जैसे कोई भी किस्म का जब हम करते हैं किसी भी तकनीक से, जब उसको मान लो हाइब्रिडाइजेशन से हम उस किस्म को बनाते हैं, तो उसके लिए हमें 6 जनरेशन तक को उसको उसकी 6 जनरेशन हम सेल्फिंग के द्वारा आगे ले जाते हैं। उनमें प्लांट हम सेलेक्ट करते हैं, सेग्रीगेटिंग अच्छे प्लांट सेलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें 6 लगभग, अगर ऑफ सीजन फैसिलिटी तो आपको 3 साल तो निश्चित रूप से उसको क्रॉस बनाने के बाद उसके 3 साल और लगेंगे तो ये 4 साल लगभग हो जाते हैं अगर फैसिलिटी है तो। और अगर स्पीड ब्रीडिंग में जैसे जिस तरह का जो प्रोटोकॉल्स अभी डेवलप किए जा रहे हैं, तो जैसे सरसों में हमारे भरतपुर में अभी स्पीड ब्रीडिंग लगाई है, तो उन्होंने 4 फसल 1 साल में लेने का प्रोटोकॉल डेवलप किया है। 1 साल में 4 फसल, एक साल में चार फसलें लेने का किया है। इसी तरह धान वगैरह में तो काफ़ी एडवांस्ड है, कई जगह लगे हुए हैं इस तरह के। तो सामान्य प्रक्रिया उसमें प्रोसेस में अगर 5 साल में बीज तैयार हो रहा कोई, हाँ, तो इसमें स्पीड ब्रीडिंग में कितना पहले आधा निश्चित रूप से कम हो जाता है, आधा समय बच जाता है। जैसे मान लो उस समय 6 साल लग रहे थे, तो आपका 3 साल में उसी अवस्था में आपको जो लोकल ट्रायल करने हैं, स्टेशन ट्रायल करने हैं, उस आज की अवस्था में हो सकता है अभी और प्रोटोकॉल्स पे काम चल रहा है और उसको और घटा के पता लगे कि 1 साल में 6 जनरेशन आ जाती है। उसमें थोड़ा ये रहता है कि आपको सिलेक्शन का और उसका कोई मौका नहीं मिलता है। उसमें जो पॉपुलेशन आती है उसको लगाया, उसको हार्वेस्ट किया, अगली साल लगाया उसी में से। तो जैसे हम जो कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, तो फील्ड में जैसे जो 1 साल क्रॉस करके लगाया, उसके अगली जनरेशन जो आती है उसको F2 जनरेशन बोलते हैं। तो उसमें सेग्रीगेशन आता है माता पिता का, और उससे हम अच्छे प्लांट सेलेक्ट करके फिर उनको अगली जनरेशन में, उससे अगली जनरेशन फिर सेलेक्ट करके, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो भी आपको सिलेक्शन की प्रक्रिया करनी है वो उसके 5वीं 6ठी जनरेशन के बाद करते हैं। तो ये एक चेंज है। तो उससे निश्चित रूप से जो समय की कमी होगी, जो 6-7 साल का समय लगता था, उससे निश्चित रूप से उससे फायदा होता है। दूसरा, जैसे आपने जीनोमेटिंग या दूसरी टेक्नोलॉजी की बात कही, हमने आजकल जैसे आणविक विधि द्वारा भी किस्में पैदा करते हैं कि भाई मार्कर्स हैं, आपका पता लगा ये सूखा इसमें समस्या है इस क्षेत्र
क्षेत्र में हमें सूखा रोधी किस्म करनी है। सूखा रोधी का जीन हमारे पास है, वो क्रोमोसोम पर मैप्ड है, उसके मार्कर्स हमारे पास लिंक्ड मार्कर अवेलेबल है। तो एक प्रिसीजन ब्रीडिंग के द्वारा मार्कर सिलेक्शन बोलते हैं जिसको, तो उसके द्वारा हम वो जो ट्रेट है, वो गुण है, उसमें एक निश्चित रूप से उसमें डाल देते हैं। तो ये विधि पिछले काफ़ी सालों से चल रही है। और जो पहली किस्म जो आई थी उसमें जो पूसा बासमती, इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1 आई थी, वो मार्कर सिलेक्शन के द्वारा आई थी। तो धान में अभी मेरे विचार से 70-80 किस्में ऐसी है, जैसे आप जल भराव के लिए देखते हैं, सूखा के लिए, तो कुछ किस्में तो ऐसी है जिसमें आपको सूखे के प्रति भी प्रतिरोधी है, जल भराव के भी प्रति है। तो दोनों जो बिल्कुल जैसे डाइवर्स जो गुण हैं उसको डालने की भी उसमें क्षमता है, और बड़ा प्रिसीजन होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि आप को पता है डला वो जीन गया नहीं गया, वो निश्चित रूप से जो मार्कर के द्वारा टेस्ट करते हैं। ये विधि अभी काम कर रही है। दूसरा जीनोमेटिंग, जैसे आपने बताया, तो जीनोमेटिंग पिछले 10-12 साल से बहुत से देश कर रहे हैं। 2023 के बाद काफ़ी, जब से ये दोनों जो इसको तकनीक को डेवलप करने वाली जो साइंटिस्ट थे, उनको जो वर्ल्ड फूड प्राइज़ देने के बाद से तो ये काफ़ी लोकप्रिय हुई। हम भी 2018 से आईसीआर में इस पे अनुसंधान, शुरू में हम राइस पे करते थे। तो जीनोमेटिंग की पहली वैरायटी लेकिन हमारी 25 में आई है ना जीनोमेटिंग की। हाँ, हमारी पहली वैरायटी तो पिछले साल मई में जो माननीय मंत्री जी ने किया था, तो उनको अभी नोटिफिकेशन की प्रोसेस जारी है। तो उसमें यही है कि आप वो कौन कौन सी थी जो एक पूसा डीएसटी धान, डीएसटी राइस 1 था हमारा IRI का, और जहाँ वो जो हमारा IIR हैदराबाद से थी वो DRR धान 100 करके, DRR धान 100 है, कमला का नाम दिया गया है। ये 2 वैरायटीज़ हैं। तो उसमें निश्चित रूप से यही है कि जैसे आपका उसमें पूरा जो उस प्लांट है उसका सीक्वेंस आपको उसके पास होती है, जो है जीनोम जो सीक्वेंस का डेटा होने से आपको ये पता है कि कौन सा जीन कौन से गुण को कंट्रोल करता है। अच्छा, सूखा कंट्रोल सूखा करता का है, या बीमारी का है, ज़्यादा पानी तो सहने वाला, बाढ़ सह उसमें सकता है। जीनोमेटिंग में जैसे 3 तरह का, वो एक SDN1 SDN2 है जो तकनीक। SDN3 में जो है वो ट्रांसजेनिक कैटेगरी में आती है। तो SDN1 और 2 को भारत सरकार ने जो जिस तरह के SOPs थे, और जो हमारे जितने भी बाहर के एक्सपीरियंस, यहाँ के एक्सपीरियंस से, कि वो उनको जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में रूल्स में जिस तरह से हम नियंत्रण करते हैं ट्रांसजेनिक किस्मों का, फसलों का, तो उससे उसको बाहर कर दिया था कि भाई ये ट्रांसजेनिक की कैटेगरी में नहीं आते। और उसके कुछ SOPs डेवलप किए गए DBT के द्वारा, कि अगर वो SOPs के द्वारा ये इंश्योर करते हैं कि इसमें कोई भी बाह्य जो DNA या मटेरियल नहीं है, तो उसको हम जो है जो बाह्य DNA से फ्री करके और नॉन ट्रांसजेनिक की कैटेगरी में मानते हैं। तो उसके लिए पूरा कार्य किया गया। जीन बाहर से लेते हैं लेकिन उसमें रहता नहीं है। हाँ, उसमें रहता नहीं है, वो जो दूसरी जनरेशन में ही वो जीन निकल जाता है, पौधे वही लिए जाते हैं जिसमें वो जीन नहीं है। और उसकी पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया है, मल्टी लेयर पे उस पर करते हैं। तो उसके आधार पर कुछ लोग डॉक्टर साहब इसका भी विरोध कर रहे हैं, GM का एक विरोध कोर्ट में चल ही रहा, उसमें खैर कोर्ट का मामला है, लेकिन इस पे जीनोमेटिंग में जब कोई जीन बाहर का रहता ही नहीं उसमें, नहीं, तो निश्चित रूप से जो भी लोग इस पर शंका रहती है, तो हम उनको समय समय पर जो भी लिखित में या जो भी आज जैसे इस तरह के कार्यक्रम हैं उनमें हम बताते हैं। बहुत से लोग कन्विंस भी होते हैं। कुछ लोगों की, जैसे मान लो उनका है, तो आप किसी की सोच को नहीं बदल सकते हो। और निश्चित रूप से जैसे हम बाहर के देशों में देखते हैं, जिस तरह की प्रोडक्ट्स आज की डेट में आ रही हैं, तो अमेरिका जैसा देश है, तो ये सभी उसको प्रयोग कर रहे हैं। और हमने भी अपने प्रयोगों के आधार पर भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने उन्हीं को देख के हम इसको कर रहे हैं कि भाई ये नॉन ट्रांसजेनिक है। हम अपने लेवल पे जो भी हमारे प्रोटोकॉल तैयार किए गए, हमारा जो बहुत अच्छा सिस्टम, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, उसके बाद जो RCGIM है DBT के पास, GAC एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री सबसे के क्लियरेंस पास होने के बाद ही और अप्रूवल इंस्टीट्यूट में भी एक इंस्टीट्यूट बायोसेफ्टी कमेटी होती है। उसके अलावा और 3-4 कमेटीज होती हैं जो इसमें पूरा इन्वॉल्व होती है। हर स्तर पर तब जाके उसको इंश्योर किया जाता है कि भाई ये बिल्कुल जो ट्रांसजीन से फ्री है और इसमें किसी तरह का भी ट्रांसजेन की आशंका नहीं है। उन्हीं मटेरियल को आगे लाया जाता है। वैज्ञानिक भी जब इस तरह का एक बड़ा इशू जब बनता है तो वो भी बड़े सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। और सिस्टम भी जब रिलीज करता है तो सारे डेटा को देखने के बाद कि भाई हाँ, ये डेटा एश्योर करता है कि इसमें किसी तरह का भी ट्रांसजीन नहीं है और ये उससे फ्री है, तो वो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया हमारे पास है।
ट्रांसजीन में यही हो गया ना कि बाहर का कोई जीन नहीं है, हाँ, बाहर का कोई जीन नहीं है, उसी बाहर का कोई नहीं। पौधे का है, तो उसको मॉडिफाई किया गया है उस प्रक्रिया से। तो उसके हिसाब से वो जो जीन को ही करके उसी के अंदर उसी पौधे के जीन को जब हम जीनोमेटिंग से करते हैं तो उस वो पूरा इंश्योर करके इसमें किसी तरह का भी बाह्य जीन नहीं है, बाहरी जीन नहीं है। और उसमें काफ़ी मात्रा में, जैसे अभी हमने अगर हम बात करें तो लगभग 45 फसलों पे हम हाँ, वही कार्य मैं कर पूछना रहे चाह रहा हैं, था, क्या जिसमें पल्सेज पे और ऑयल सीड पे, क्योंकि हमने पहली वैरायटी हाँ, जीनोमेटिंग वाली बनाई धान की धान के अंदर, दो, अब पल्सेज और ऑयल सीड जिस पे चैलेंज है भारत का सबसे ज़्यादा। हाँ, निश्चित रूप से हमने पल्सीज ऑयल सीड्स में लगभग जो मेजर पल्सीज ऑयल सीड्स हैं वो सभी इस मिशन जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें लिए हुए हैं, और उनके विभिन्न जो गुण हैं, जैसे कि सूखा रोधी एक बड़ी समस्या पल्सीज ऑयल सीड में रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फसलें आमतौर पर मार्जिनल सॉइल्स पे हम ग्रो करते हैं और उसमें आमतौर पे सूखे की समस्या रहती है। तो सूखा रोधी एक मुख्य रूप से, और जो हर एक फसल की जो मुख्य बीमारी है या जो भी स्ट्रेस है उसको निकालने की एड्रेस कोशिश करते कर हुए, रहे हैं। हाँ, पूरा उसको मैप करके, क्रॉप को मैप करके क्या समस्या है और क्या उनके जीनोमिक रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्योंकि उसके लिए पूरी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन और जो रीजनरेशन का प्रोटोकॉल वो भी एक बहुत आवश्यक होता है। तो उसी तरह से कार्य करके ग्राउंड लेवल से उसमें हम काम कर रहे हैं। सरसों में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जो NIPGR में पहले से कुछ काम चल रहा था, तो एक किस्म हमारी सरसों की डॉक्टर पेंटल के ग्रुप से शुरू से चली थी, और आजकल NIPGR में वो साइंटिस्ट हैं, तो वो किस्म अभी दूसरे साल की टेस्टिंग में है, और हम आशा करते हैं कि इस बार अगस्त के माह में वो भी जिस पे आइडेंटिफाई डिस्प्यूट होगी। था DMH11। नहीं, वो नहीं है, ये अच्छा, अलग है, ये अलग है, ये वो कौन सी तो है, ये क्या नाम है? इसका नामकरण तो अभी नहीं किया अभी हुआ है, नाम नहीं नंबर है, लेकिन ये अच्छी, इसको मेन तौर पर जो बीज की जो तेल की गुणवत्ता के लिए इसमें ट्रांसजीन इस जीनोमेटिंग किया गया है। तेल की गुणवत्ता में क्या, कैसे तेल में जैसे हम बात करते हैं ना, जो आमतौर पर जो दो तत्व ऐसे हैं, एक तेल में जो फैटी एसिड प्रोफाइल है उसमें एक इरुसिक अम्ल की मात्रा, सरसों की बात कर रहे हैं, तो वो अधिक होती है, और वो जिससे मोटापा बढ़ता है। हाँ, मोटापा बच्चों में बढ़ता है। बाकी जो हार्ट के लिए जो है वो खतरा वो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में वो करती है, बच्चों में भी एक लिपिडोप्सिस नामक बीमारी आती है। तो उसके लिए एक तो था, एक जो ग्लूकोसनेट होता है, जब आपने खली में हाँ, तेल निकालने के बाद जो खली बचती है और हम अपने जानवरों को खिलाते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर जो नॉन रूमिनेंट्स होता है उसके लिए वो घेंगे की बीमारी पैदा करता है ग्लूकोसनेट। और फर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम्स, जैसे डालते हैं गाय भैंस को, अगर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी दूर किया गया है। तो जब इसको हमने ग्लूकोसनेट में पंजेंसी रहती है, जैसे तेल में जो झाल आती है, तो उसको निकालते हैं, तो उससे जो स्टोरेज में और इवन फील्ड में भी पक्षियों का और कीड़ों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। जैसे हमने पूसा से 4-5 जो 00 कनोला टाइप की वैरायटी, जिसमें पूसा 33, 31, 32, हाँ, ये सब वही है, 35, 36 ये हैं उसमें। तो उसमें मुख्य तौर पर प्रॉब्लम यही रही कि जैसे पैदावार अच्छी है, लेकिन स्टोरेज वगैरह में किसान को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, या फील्ड में कई बार मोर का नुकसान है, और नुकसान कि उसमें झाल नहीं है तो वो बड़ा अच्छा लगता है, मीठा लगता है, वो नुकसान पहले सरसों में नहीं करते पहले थे, तीखा लगता था, तो नहीं, मोर आदि नहीं खाते थे। अब देखेंगे तो मोर को भी भगाना पड़ता है वहाँ से। तो उसके लिए उसमें एक इस तरह का जीनोमेटिंग की गई कि वो जो ग्लूकोसनेट और इरुसिक एसिड है वो दाने तक नहीं जाएंगे, वो दाने से पहले ही, मतलब फली के कवर में भी वो रहेगा, पत्तों में भी रहेगा, जो और दाने में वो नहीं जाएगा। तो वहाँ पे उसको ब्लॉक किया गया कि वो दाने तक वो नहीं जाए, उसका असर, ताकि तो वो सेफ रहे पशु हाँ, पक्षियों से। तो दाना तो आपका क्वालिटी का आ गया, बाकी जो आपका खेत में है जो नुकसान होता था वो होता था, उससे उसको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें एक अच्छा मटेरियल ये आएगा। अच्छा, इसी से जुड़ा है कि ये जो भारत का सरसों है, ये जैसे अमेरिका में बैन था सरसों तेल, तो इसी वजह से यूरिक एसिड की वजह से, हाँ, वो गुणवत्ता की वजह से अब तो ये यूरिक एसिड भी इसमें से निकाल दिया है, जो हार्ट के लिए, एक तरह से हार्ट की बीमारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है, या मोटापे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो क्या ये एक्सपोर्ट के लायक हम बना सकते हैं इसको? हाँ, एक्सपोर्ट लायक तो ये अभी हो गया। जैसे जो इंटरनेशनल जितना भी WHO के हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं वो बताते हैं कि सरसों के तेल में जो इरुसिक अम्ल है वो 2% से कम होना चाहिए। वो है इसमें 00 में? हाँ, वो इसमें है। और जो ग्लूकोसनेट है वो 30 ppm से
कम होना होना चाहिए, जो कि चाहिए। हमारी किस्मों में अभी जो ग्लूकोसनेट है वो लगभग 120 ppm के आसपास रहता है, और इरूसिक एसिड है वो लगभग 40% के आसपास रहता है। तो ये जो 4-5 किस्में आई हैं, कुछ सिंगल जीरो की है जिसमें कि इरूसिक एसिड ही कम है, और कुछ डबल जीरो की है, तो उसमें ये किस्में हैं। और निश्चित रूप से कुछ तेल एक्सपोर्ट होता है, सरसों का तेल बहुत कम मात्रा में अभी भी होता है, एक्सपोर्ट होता लेकिन है। जब ये क्वालिटी जो गुणवत्ता आएगी दोनों उसके लिए, तो निश्चित रूप से जो है इसका एक्सपोर्ट, क्योंकि अभी तो हम खुद ही दूसरे से मंगा रहे हैं, तो अगर इस तरह की अवस्था आती है तो बिल्कुल। निश्चित रूप से एक्सपोर्ट का पूरा इसमें और ख़ास तौर पे प्रावधान ये रहेगा। पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है खली इसकी, उनके लिए जो डबल जीरो वाला है, कोई किसान डबल जीरो मस्टर्ड की खेती करता है जो पूसा 32 है, 33 है, 31, 33 हाँ, एंड तो 35 इसकी अगर खेती एंड करता है तो 36 उसकी खली पोल्ट्री में भी इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती पहले है। नहीं हो पाती थी, हाँ, पहले वो क्योंकि पंजेंसी की वजह से, रूसी से थोड़ा हाँ। कड़वापन, इरूसिक एसिड से कुछ बिटरनेस रहती है, कुछ पंजेंसी रहती है, तो आमतौर पर वो उसका तो एक अब ये डॉक्टर पेंटल के सहयोग से आईसीआर कर रहा है। नहीं, वो उनको NIPGR है जो अच्छा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोमिक रिसोर्सेज जो है, अच्छा, उनके साथ कर रहे हैं वो, हाँ, जिसमें तो ये कर रहे हैं कि ये जो उसके पत्ते तक और उसके हाँ, तो अभी तो वो कवर तक NIPGR के सीमित। पास ही है, पहले वो अच्छा। वैज्ञानिक थे उधर थे, तो अभी NIPGR ही उसको कर रहा है, और निश्चित रूप से इस साल हम आशा करते हैं कि उसकी कि परफॉर्मेंस अच्छी रही रिलीज हो तो जाए, वो भी रिलीज के लिए तो आएगी। ये होगी, ये भी डबल जीरो कहलाएगी। हाँ, ये डबल जीरो कहलाएगी, कनोला क्वालिटी जिसको बोलते हैं। हाँ, हमने IRI में जो अपनी किस्मों को इंडोला नाम दिया था, जो डबल इंडोला। जीरो का इंडोला नाम से उनको हमने किया है, तो ये भी कनोला टाइप की किस्म हो गई। तो ये तो सरसों की बात रही। ये जो है सरसों दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी हमारी फसल है, दूसरे नंबर पे दूसरे आती नंबर है पे सोयाबीन के बाद। 25-26% है। हाँ, अगर ऑयल की बात करें, ऑयल का कंट्रीब्यूशन इन सारी ग्राउंडनट में, सोयाबीन में, तो उसमें तो सरसों का सबसे अधिक योगदान है, एडिबल ऑयल का, एडिबल ऑयल इंडिजिनस कंटेंट। जो कंट्री में जो ऑयल पैदा होता है, और बाकी एरिया प्रोडक्शन के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे सोयाबीन के बाद आती है। तो ग्राउंडनट और सरसों का लगभग कंपटीशन रहता है हर साल, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे, दूसरे तीसरे का। सोयाबीन का क्षेत्रफल अधिक है तो निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर रहती है। इसमें पल्सेज में डॉक्टर साहब बहुत चैलेंज है, बहुत वर्ल्ड एवरेज से हम बहुत नीचे हैं, उस पर भी एक बार आएंगे। लेकिन अभी करीब 47,000 करोड़ का हमने दालें इंपोर्ट की हैं। तो पल्सेज में जीनोम-एडिटिंग का कोई चल रहा है कि पल्सेज की कुछ वैरायटी जीनोम-एडिटिंग में आएंगी, और उसमें क्या नया किया जाएगा? पल्सीज में भी जैसे मैंने आपको भी बताया ना, जिस तरह से एक तो एबायोटिक स्ट्रेसेज हैं जितनी भी, सूखा एक बड़ी भारी समस्या है, दलहनी फसलों में, दलहनी में भी, तिलहनी में भी, जो भी है, दोनों में सूखे को खास तौर पर हम वो कर रहे हैं एक पैदावार बढ़ाने के लिए। जैसे आपने कहा, हालांकि पल्सीज में अगर हम ग्लोबल उससे कंपेयर करते हैं तो हम लगभग ज़्यादातर फसलों में थोड़ा इसमें बहुत पीछे हैं। लेंटिल नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है पल्सीज में। जो अगर नेशनल एवरेज और ग्लोबल एवरेज को कंपेयर करते हैं तो हम पल्सीज में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सिर्फ आप लेंटिल को छोड़ दो जिसमें थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, उसके अलावा बाकी सभी फसलों में हम लगभग ग्लोबल एवरेज के बराबर हैं। लेकिन कुछ एक देशों में जो उत्पादकता वो बहुत अधिक है अलग अलग फसलों में तो हमसे बहुत 3 गुना है। हाँ, तो वो इश्यू है। तो उसमें अगर हम बात करते हैं कि भाई हमारा गैप बहुत अधिक है, तो आप देखिए हमारा जितना भी ऑयल सीड पल्सीज का क्षेत्र है उसमें आप कहीं किसी किसान के पास अगर पूरी सिंचाई का साधन है तो कोई भी पल्सीज की और ऑयल सीड्स की बात नहीं करेंगे, वो धान पे जाएंगे, मक्का पे जाएंगे, राइस पे जाएंगे, इन्हीं फसलों की तरफ जाते हैं। तो जो हमारी स्थिति है जिस तरह की, उसमें ज़्यादातर मार्जिनल लैंड्स है, सूखा है, और किसान भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता कि मैं इतना इनपुट लगा रहा हूँ इस पे, तो उसमें रिटर्न आएगा कि नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा कम होता है। दूसरा, जिन देशों की हम बात कर रहे हैं कि हमारे से 3 गुना है, उनकी जो फसलों की किस्मों की अवधि है वो हमसे बहुत अधिक है। जैसे हमारे पास जो एवरेज पल्सीज में हम देखते हैं 100 दिन, 110 दिन, कुछ एक किस्मों में, मूंग में हमने 55 दिन की भी किस्म दी है, लेंटिल में हमारे पास 70 दिन की भी फसल है, किस्में हैं। तो वो अगर हम पर डे प्रोडक्टिव की बात करें कि भाई वो किस्म आपने लगाई और वो मान लो एक 6 महीने में पकी, एक किस्म आपकी 4 महीने में पकी, 120 दिन में, एक को 180 दिन लगे, 170 दिन लगे, तो उनको अगर टोटल प्रोडक्शन से उसकी प्रोडक्शन पर हेक्टेयर जो भी आई उसको अगर डिवाइड करते हैं तो वो पर डे प्रोडक्टिविटी आती है। तो उसमें हम किसी भी देश से
पीछे नहीं है पर डे प्रोडक्टिविटी में, क्योंकि हमारा क्रॉपिंग सिस्टम लगभग 150% है। हम एक खेत को 1.5 बार यूज करते हैं, कई जगह तो 3 बार करते हैं, बरानी क्षेत्र में 1 बार करते हैं, कई सब्जियों जगह में बहुत ज़्यादा तो करते हैं। वो उस दृष्टि से आप देखते हैं तो हम किसी भी तरह से किसी देश से उत्पादकता में कम नहीं है अगर पर डे प्रोडक्टिव की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि देश की रिक्वायरमेंट है और जो आगे आत्मनिर्भरता की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं 2047 का, तो उसमें निश्चित रूप से हमें उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है। और अगले जो 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि हम 15 से 20% उत्पादकता इन किस्मों में बढ़ाएं, जिसके लिए जो अभी का हमारा रोड मैप है उसमें जीनोमेटिंग एक मुख्य वो है। उसके साथ साथ ही जिस तरह से जैसे कुछ एक किस्में अभी हमने दी हैं जो कि आर्टिफिशियल स्क्रीनिंग के बाद उस किस्मों को, और अगर मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज करते हैं तो उसमें एक निश्चितता ये रहती है कि उसमें निश्चित रूप से जो जिस ट्रेट के लिए हमने किया, चाहे सूखा रोधी था, चाहे वो किसी तापमान के लिए था या सैलिनिटी के लिए था, तो वो निश्चित रूप से उसमें उपलब्ध है। और उस केस में आमतौर पर जब आप उसको उस स्ट्रेस में ले जाते हो उसमें पैदावार में कमी नहीं आती। तो ये हमारा इसमें प्रयास है। जीनोमेटिंग में जैसे कुछ एक बीमारियां आती हैं, जैसे चने की बात करें, उकठा की बीमारी बड़ी समस्या रहती है विल्ट की, तो उस तरह की जो स्पेसिफिक बीमारी जिससे उस फसल में काफ़ी नुकसान होता है। सरसों में हम बात करते हैं, जैसे मैं फिर दोबारा ऑयल शीट पे आ गया, सरसों मेरी अपनी फेवरेट क्रॉप है, फसल तो हम जैसे स्क्लेरोटिनिया एक तनागलन है, तो उसमें कोई हमारे पास वैरायटी नहीं है और किसान को उसका पता भी नहीं लगता। जब फसल पकती है तो पौधा खड़ा हो जाता है सूखने के बाद। तो इस तरह का जो हम जो जीनोमेटिंग से कार्य कर रहे हैं तो उससे निश्चित रूप से जो रेसिस्टेंट और टॉलरेंट वैरायटी आएंगी और उनकी उत्पादकता पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि जैसे मैंने अभी बताया, चने में भी अगर बात करें आप, चने में बहुत सी किस्में हैं जो आज की डेट में 2.8 टन एवरेज से 2.7 टन एवरेज से आई हैं। अगर पुरानी किस्में बात करते हैं तो उसमें वही 1.5 टन 1.6 टन इस तरह की पैदावार 15 क्विंटल 16 क्विंटल की। तो उत्पादकता में भी लगातार वृद्धि हुई है। और इसमें अगर हम जैसे उत्पादकता या टोटल उत्पादन का जो ग्रोथ रेट देखते हैं तो अभी हमारे डीजी साहब ने एक एनालिसिस कराया था, मैं डेटा वो रखता हूँ, तो उसमें जब ग्रीन रिवोल्यूशन के समय जो ग्रोथ रेट था उससे अधिक ग्रोथ रेट पिछले 10 सालों में है उसका उत्पादकता का दोनों में। तो ये सिर्फ उसी का नतीजा है कि आपने जो अच्छी किस्में किसानों तक पहुंचाई और उनकी उत्पादकता अधिक रही, उसको देख के किसान जब लगता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है और उसमें निश्चित रूप से आपकी ओवरऑल उत्पादन उस किस्म का बढ़ता है। तो इस पे पूरा जोर है। और जीनोमेटिंग का निश्चित रूप से 2-3 साल के बाद जब इनके रिजल्ट आने लगेंगे तो स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी भी उसमें हम अभी दलहन में कुछ कर रहे हैं जीनोमेटिक। हाँ, दलहन में कर रहे हैं, हम पिजन पी में भी कर रहे हैं। और जैसे पिजन पी में एक स्टेरिलिटी डिजीज आती है, स्टेरिलिटी मुझे एक आता है, तो उससे आमतौर पर जब फूल बनते हैं तो उस समय काफ़ी पौधे उनमें फलियां फर्टिलाइज नहीं होती, वो उसके एक वायरल डिजीज है, उसकी वजह से नुकसान होता है। विल्ट एक दूसरी बीमारी हो गई। और आपका जो हेलियोथिस है जो फली छेदक है, तो इन पे जो आमतौर पर जो भी बायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस का अधिक वो है तो वो सभी उसमें हमने शामिल किए गए हैं। और हम आशा करते हैं अगले 3-4 साल में अच्छी किस्में आ जाएगी वैरायटी को आने की संभावना है। क्योंकि स्पीड ब्रीडिंग का भी इसके साथ हम प्रयोग कर रहे हैं कि स्पीड ब्रीडिंग की फैसिलिटी अभी IRI में एक स्थापित करने की प्रयास किया जा रहा है, कुछ क्षेत्रों संस्थानों ने की भी है और उसके लिए प्रावधान हमने बजट में रखा हुआ है। तो उससे निश्चित रूप से एक समय के बचाव के लिए, समय कम करने के लिए वो निश्चित रूप से कारगर सिद्ध होंगी। वैसे डॉक्टर साहब, ये बीजों को लेकर, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर होना है तो बीज एक पार्ट है, दूसरा एक पार्ट है इसमें कि आप देखते हैं कि हम प्राइसिंग का एक इशू है कि सडनली हमने देखा कि जो सालों से 7 मिलियन हेक्टेयर पे सरसों अटका हुआ था, वो कोविड के बाद 2-3 साल में जब प्राइस अच्छा मिला था, उसका MSP से 30-40% ऊपर तक प्राइस किसानों ने लिया था और देखा कि हमने 100 मिलियन मतलब 10 मिलियन हेक्टेयर पार हो गया वो, है ना, मतलब 100 लाख हेक्टेयर हमने पहली बार पार किया था। और फिर उसके बाद देखा जा रहा है कि उसका दाम घट गया सरसों का, यही हाल सोयाबीन में आ गया। तो एक प्राइसिंग का भी इशू है कि वो भी क्या सरकार इस पूरे पैकेज में
एड्रेस करने की कोशिश कर रही है निश्चित तौर से उस पर सरकार कि अगर इसके प्राइस नहीं प्रति मिलेगा तो किसान छोड़ देता उसको? निश्चित रूप से इसके प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है। और प्राइस का तो आपने जो बात कही, प्राइस का कोरिलेशन फसल के एरिया से बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है। आप अगर अच्छा उसको मूल्य मिलता है तो उसका अगली साल एरिया बढ़ जाता है, नहीं मिलता है तो वो घट जाता है। जैसे आप सरसों का एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अभी जैसे इस मिशन में जो दलहन हमारा मिशन है, जो मिशन नेशनल दलहन मिशन जो आत्मनिर्भरता के लिए अभी लागू किया है, शुरू किया है इसी साल, तो उसमें जो मुख्य तौर पर 3 फसलों को उसमें टारगेट किया गया है। लेंटिल है, आपका अरहर है, और ये एक उड़द है, शायद तीन क्रॉप्स हैं। तो इनका निश्चित रूप से 100% प्रोक्योरमेंट का इसमें प्रोविज़न रखा गया है। और बाकी भी जैसे जो अभी हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उनका प्रयास, क्योंकि उनका किसानों से बड़ा लगातार संपर्क रहता है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, किसानों से मिलते हैं, तो उनका एक प्रयास है कि जिस तरह की योजनाएं हैं और जो सरकार का जितना भी ध्यान है वो उस तरफ है कि जितना भी किसान पैदा करता है उसको सही मूल्य पे खरीदा जाए। तो इसके बारे में निश्चित रूप से सरकार बहुत संवेदनशील है और वो पूरा अपनी तरफ से प्रयास रहता है। भी बहुत पिछले 5 साल का मैं डेटा देख रहा था, तो 30 लाख हेक्टेयर करीब कम हो गया है पल्सेज में, और हम एक तरफ से इंपोर्ट और बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसमें भी यही प्राइसिंग का भी एक इशू है, प्राइसिंग का इशू है। और बाकी क्योंकि अब ये मिशन आया है तो मिशन से निश्चित रूप से, जैसे इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई किस तरह से उच्च गुणवत्ता का बीज ले जाएं, नए क्षेत्रों को खेजें, जैसे नॉन ट्रेडिशनल एरियाज है। नॉर्थ ईस्ट का एक क्षेत्र है दलहन और तिलहन के लिए हमारे लिए एक बहुत अच्छा 10-12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो ईस्टर्न इंडिया का पूरा ही। तो उस पर प्रयास है, कुछ उसमें हम आगे बढ़े भी हैं, सरसों में बढ़े, लेंटिल में बढ़े। तो उस तरह की किस्में भी के उस क्षेत्र के लिए, जैसे मान लो उसमें धान से के बाद आपको लगाना है तो धान की भी जल्दी पकने वाली किस्मों की आवश्यकता है। तो एक पूरा पैकेज के तौर पे ही, जैसे आईसीआर अपने जो कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा, हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ये प्रयास है कि वो उसी क्षेत्र के लिए उस क्रॉपिंग सिस्टम में, जो आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो वो किस्में उसमें फिट हों। और जो क्षेत्र खाली पड़े हैं या नए नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में जाना है, तो उसके लिए एक प्रयास है, वो हमारा प्रयत्न है। और अगर इन में हमने आत्मनिर्भरता के लिए जाना है तो सबसे पहले तो हमारा जो एरिया एक्सपेंशन की बात होती है, एरिया एक्सपेंशन में जो आपके नए क्षेत्र हैं जहां हम कभी पहले नहीं गए, नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में जाना है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात की, अब नॉर्थ में हम बात करते हैं राइस व्हीट की, तो लेकिन राइस व्हीट को रिप्लेस तभी कर पाएंगे जब आपको जो भी क्रॉप आएगी ऑयल सीड की, पल्सीज की, वो राइस व्हीट के बराबर किसान को फ़ायदा देगी। अगर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा तो कोई भी आदमी या किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे प्रयास हैं कि सरसों है, सरसों एक बहुत पोटेंशियल क्रॉप है, उधर से अगर मान लो 22-23 क्विंटल उसमें आता है और सही उसकी एमएसपी मिलती है तो गेहूँ से अच्छी रहती है, कम समय लगता है, उतना इनपुट की कॉस्ट नहीं आती, कम नाइट्रोजन की जरूरत है, कम डीएपी, आपके दूसरे सरसों गेहूँ को रिप्लेस कर सकती, बशर्ते उसकी खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो तो वो। और उसके अलावा पानी का भी है, पानी की सिंचाई आप 2 सिंचाई में ले सकते हो, उसमें 5-6 सिंचाई करते हैं। तो इस तरह के प्रयास हैं कि एरिया स्पेसिफिक और उसको करके वे कौन सी फसल कहाँ जा सकती है, उस पर हमारा प्रयास है। और हमारे अनुसंधान भी जो आगे का जो रणनीति है वो इसी तरह की है कि वे किस तरह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करके, और जो एक बहुत लंबे समय से क्रॉपिंग सिस्टम चला आ रहा था उसको एक फ़ायदेमंद क्रॉपिंग सिस्टम के तौर पर चेंज करते हुए, ताकि मिट्टी की उर्वरकता की भी वो बचाव रहे। दूसरा, जो जिस तरह का बीमारी, कीड़ों का कम्प्लेक्स बार बार उसी फसल को लेते हैं वो आ जाता है, तो उससे भी निश्चित रूप से उसमें भी कमी आती है। तो ये प्रयास हमारे अनुसंधान में, और उसके साथ साथ जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के जितने भी सेक्शन हैं, चाहे दलहन से संबंधित हो, तिलहन से संबंधित हो, क्रॉप्स का सेक्शन है, तो हम बड़ा हैंड टू हैंड कार्य करते हैं। और हमारा लगभग डे टू डे का एक इंटरेक्शन होता है। किसी भी तरह की जो समस्या आती है या जितनी भी मीटिंग्स
मीटिंग्स गवर्नमेंट की होती है तो आईसीआर के जो भी संबंधित हमारे अधिकारी हैं, एडीजी हैं, हमारे निदेशक हैं या डीडीजी हैं, वो उन मीटिंग्स में रहते हैं और जो भी एक समस्या वहाँ से आती है उसको निश्चित रूप से हम अनुसंधान के तौर पे या उसकी अगर कोई मैनेजमेंट का इश्यू है तो उसके तौर पर प्रयोग करके और उसको निश्चित रूप से दूर करने की कोशिश करते हैं। और उसका एक बहुत ही अच्छा एक दूसरे का जो सहयोग है उससे हम किसानों की जो भी सेवा हो सके, जो भी किसान की भलाई के लिए चाहे किस्मों की बात हो, कोई अन्य पैकेज की बात हो, उस पर हम हमेशा मिलकर कार्य करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ये हमने देखा है कृषि, हमने भी 8-10 साल हो गया कृषि पत्रकारिता करते हुए, थोड़ी थोड़ी शुरुआत की, बाद में दिलचस्पी इसी में हो गई। तो हमने एक चीज़ महसूस की है कि 60 के दशक में जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब भी यही चैलेंज था, जद्दोजहद कृषि वैज्ञानिकों के सामने थी कि जो जनसंख्या जितनी है हमारी उतना हम खाद्यान्न या दलहन तिलहन नहीं पैदा कर पा रहे हैं। आज खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हो गए, जो मेजर बेस क्रॉप हैं, चावल में, गेहूं में हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन आज भी ऑयल सीड में और इसमें पल्सेज में हम अपनी जनसंख्या को जितनी ज़रूरत है उसको हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी एक चैलेंज बरकरार है। आज भी मैं डेटा देख रहा था कि एग्री एक्सपोर्ट हमारा 4.5 लाख करोड़ का है और 3.25 लाख करोड़ का एग्री इंपोर्ट है। उसमें मेजर आपको इंपोर्ट में दलहन तिलहन, और आप देखते हैं कि 15,000 करोड़ का तो हमने काजू मंगा लिया, तो उस तरफ भी काम हो रहा है। काजू मंगा लिया, फ्रूट्स हम मंगा रहे हैं बाहर से, है ना। तो 3.25 लाख करोड़ रुपए अगर हम 4.5 लाख करोड़ कमा रहे हैं एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके, और 3.25 लाख करोड़ हम लगा रहे हैं, तो फिर हम तो दूसरे तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो फिर वही जद्दोजहद आज भी है किसी वैज्ञानिकों के सामने। देखिए जो 60 के दशक में था। 60 की जद्दोजहद तो आज नहीं है। 60 की जद्दोजहद में पेट भरने की समस्या, पेट भरने, वही कह रहा हूँ, बेस क्रॉप खत्म हो गई है जो है, लेकिन दूसरा चैलेंज है। जैसे आपने अभी 4.5 लाख करोड़ की बात की, तो उसमें आप देखेंगे राइस का हिस्सा देखेंगे, धान का कितना वृहत मात्रा में, राइस का सबसे ज़्यादा, सब्जियों का भी, वेजिटेबल्स का भी हिस्सा है। कुछ एक निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ एक फसलों में हम अभी भी, जैसे ऑयल सीड्स की आपने बात की, और ऑयल सीड्स का जिस तरह से हमने अभी रोड में बनाया है, और भारत सरकार ने पिछले बजट अनाउंसमेंट में हमारी माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम ने एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स का अनाउंसमेंट किया था। उसमें हम लगभग 5 जो है दलहनी फसलें हैं, उसमें 5 तिलहनी फसलें हैं और 3-4 वेजिटेबल क्रॉप्स भी हम उसमें ले रहे हैं। उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसमें हमारा मेन उद्देश्य यील्ड पे है कि किस तरह से हाई यील्डिंग, उसका टाइटल भी यही हाई यील्डिंग सीड्स का, तो उस पर हम कार्य कर रहे हैं। उसमें हमने 5 साल की योजना बनाई है, अभी वो प्रोजेक्ट प्रोसेस में है अभी, और निश्चित रूप से अगले 1-2 महीने में उसकी अप्रूवल होगी, जो भी प्रोसेस सरकार की रहती है। तो उससे निश्चित रूप से हमें जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, खरीद की आपने बात की वो अच्छी होगी तो एरिया भी बढ़ जाता है, एरिया बढ़ जाएगा। तो उस पर हमारा प्रयास है और बड़ा फोकस्ड उस पर, ऐसे नहीं है कि एक डिफ्यूज्ड प्रयास हो, हम बहुत ही फोकस्ड तरीके से उस पर प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमारे अपने जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उसके अलावा जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय हैं, सब लोग और बड़े सिलेक्टेड हमने जो क्षेत्र लिए हैं उसमें, जिससे कि एक जहाँ बहुत भारी समस्या है और जहाँ पे वैज्ञानिकों की संख्या, उनकी एक्सपर्टाइज, जो अन्य फैसिलिटी भी अच्छी उपलब्ध हैं, तो उसी तरह का हमने एक सेलेक्टिव प्रयास ये किया है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले 5 सालों में हम दलहन में तो कोई जो आशंका ही नहीं है कि हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे, लेकिन तिलहन में भी हम मानते हैं कि इसको कम से कम जो आज का गैप है उसको हम आधा करने में निश्चित रूप से सक्षम। डॉक्टर साहब, ये 2 छोटे सवाल है, टाइम क्योंकि पूरा हो रहा है, आपको भी जाना है, कि एक तो है कि आप भी किसान परिवार से आ रहे हैं, मैं भी किसान परिवार से आ रहा हूँ। ज़्यादातर लोग खेती किसानी से कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, उनका बचपन जुड़ा रहा या फिर गांव से उनका कनेक्शन है। एक चीज़ हम सब ने महसूस की है कि पेट हमारा भरने लगा लेकिन स्वाद खत्म हो गया बिल्कुल, है ना। तो क्या ये पूरा जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में, एडिटिंग के प्रोसेस में जो सुगंध है, स्वाद है, वो वाकई सब लोग जो महसूस कर रहे हैं वो सही महसूस कर रहे हैं? आप लोगों ने भी, कई वैज्ञानिक समुदाय ने भी इस पे मंथन किया है कि स्वाद उसका बरकरार रहे, उसकी सुगंध बरकरार रहे? नहीं, निश्चित तौर से जैसे
कुछ केसेज में आप कह सकते हो, बाकी जनरलाइज्ड तो नहीं है। जैसे ऑयल सीड पल्सीज में हम बात करते हैं तो किसी भी ट्रेट में ऐसा कोई चेंज नहीं है। गेहूं आदि में जब हम बात करते हैं तो एक हमने स्टडी कराई थी, तो उसमें उतना वो नहीं है। बाकी जो ट्रेडिशनल वैरायटीज़ का जिस तरह का था या देसी वैरायटीज़ का, उसमें थोड़ा तो डिफरेंस रहता। तो इसकी और हमने पिछले 8-10 सालों में अपना ध्यान दिया ICAR द्वारा, और एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था CRP ऑन बायोफोर्टिफिकेशन 2012-13 में। बिल्कुल। और उस प्रोजेक्ट में निश्चित रूप से हमने 8-10 फसलें ली हुई हैं। गेहूं है, उसमें धान है, मक्का भी है, और कुछ दलहन तिलहन भी है। तो उसमें जिसमें जिंक, प्रोटीन और आयरन ये सब पोषक बढ़ाना तत्वों पे हम ध्यान दे रहे हैं। और उससे बड़ी अच्छी प्रोग्रेस हमने इन 10 सालों में की है कि हमारे पास 184 किस्में हैं, जिसमें सबसे अधिक गेहूं की किस्में 73 किस्में हैं। 73 किस्में जो आयरन, जिंक, प्रोटीन, कुछ तो तीनों तत्व एक ही किस्म में हैं, कुछ एक में 2 हैं, किसी एक में 1 है। वो बढ़ाया गया। और मैं आपको बड़े विश्वास से बता सकता हूँ कि आज की डेट में जो गेहूँ आप है, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन, सेंट्रल इंडिया में, उसमें जो मेजर वैरायटी है वो वाई फोर्टिफाइड है। तो लगभग मैं कह सकता हूँ कि 40-45% जो आपका ग्रेन है वो नेचुरली ही वाई फोर्टिफाइड है। तो जो एक बात कही गई थी कि भाई ये इसके बाद उनके गुणों में आभास हुआ, तो हमने एक उसमें अध्ययन किया। तो इस तरह का कोई भी लिटरेचर से और जो उनको एनालिसिस के बेस पे उस तरह की कोई अवस्था नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से, क्योंकि एक माल न्यूट्रिशन आप जानते हैं कि एक बड़ी भारी समस्या है, वैश्विक समस्या है, भारत में भी समस्या है, तो हमने इस तरह प्रयास किया। तो राइस में भी हमारे पास 15-16 वैरायटी हैं। मेज में जो लाइसिन, ट्रिप्टोफैन जो आमतौर पर प्रोविटामिन ए का होता है, उसमें भी हमारे पास 35-36 हाइब्रिड हैं आज। क्योंकि जब ये फीड, पोल्ट्री फीड के लिए जाता है, तो जो भी उससे चिकन आएगा, अंडे आएंगे, वो भी वाई फोर्टिफाइड इन तत्वों के लिए रहेगा। पल्सीज में इवन हमने प्रयास किया। लेंटिल में 2-3 फसलें किस्में हैं आयरन जिंक के लिए। चने में जो हम 26% तक की किस्में हैं हमारे पास, जो प्रोटीन की 26-27% प्रोटीन की। तो इसमें अभी काफ़ी, और अभी कुछ फसलों में तो जैसे गेहूं में आमतौर पे हमने ज़्यादातर फसलें अब किस्में आती हैं, वो 1-2 ट्रेट उसमें बायोफोर्टिफिकेशन के आते हैं, चाहे आयरन हो, जिंक हो, प्रोटीन है, कोई एक चीज़ बड़ा मिलेगा पहले वाली वैरायटी निश्चित तौर पर। बाजरे में हमने पिछले 4-5 साल पहले एक वो किया, हमने एक बेंचमार्क बनाया कि भाई आप आयरन जिंक की मात्रा ये 35-38% रहेगी और वो एक 40% रहेगी। तो उससे कम अगर आयरन जिंक रहता है उसमें, तो उस हाइब्रिड को या उस वैरायटी को हम आगे ट्रायल्स में लेके ही नहीं जाएंगे। तो जितना मटेरियल बाजरा में आता है वो सब आयरन जिंक, और उसमें 70 ppm आयरन, 60 ppm जिंक, इस तरह का जो हमारे लेवल्स हैं उससे भी हम काफ़ी आगे हैं। प्रचलित हो चुके हैं वैरायटी। हाँ, बाजरा में प्रचलित है। गेहूं में मैं आपको बताया कि आज की डेट में अगर ब्रीडर सीड में बात करोगे तो लगभग अभी मेरे विचार से 60% वो वैरायटीज़ हैं। लेकिन जो 2-3 साल पहले गई थी वो अभी किसान के खेत पे आई है, तो 40-45% एरिया उसमें बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज़ का है। गेहूँ में दूसरी बात ये है कि जैसे जो क्लाइमेट रेजिलेंट की बात करते हैं, आपने शुरू में कहा था कि गर्मी बहुत नुकसान करती है, और आप जानते हो कि अभी जैसे फरवरी 15 के बाद जैसे ही गर्मी आती है तो किसानों को भी बड़ा उससे खतरा लगता है, हम लोग भी, सरकार भी, कि भाई किस तरह की पैदावार रहेगी। बहुत अधिक असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आप देखिए कि 20-21 के बाद लगातार जो बैड वेदर रहा, जिसमें जो गेहूं के पकाव के समय हाई टेम्परेचर हुआ और बिल्कुल पकने के बाद बरसात आई, फसलें गिरी, तो उसके बावजूद भी जो हमारा खाद्यान्न है वो लगातार बढ़ता गया। प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी दोनों में मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वो उसका अगर हम सही तरीके से आकलन करेंगे, आप वेदर पैरामीटर को मिलाएंगे और उससे मिलाएंगे, तो जो क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्मों का जो असर आया, तो वो निश्चित तौर से वो असर है। तो 2014-15 में जो हमारा टोटल उत्पादन था वो 252 मिलियन टन के आसपास था, और जो आज 24-25 की बात करते हैं तो 257 मिलियन टन है। तो वो जो 100 मिलियन टन की जो अधिकता आई, क्षेत्रफल वही है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, घटेगा ही, घटता जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से जो अच्छी तकनीक है, भारत सरकार की पॉलिसी जो है किस तरह से उसको किसान तक ले जाएं, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की जो सपोर्ट रहती है, अनुसंधान का जो हमारा पूरा जो योगदान है, उसके साथ साथ जो किसानों की मेहनत है, तो उससे निश्चित तौर से हम, जो आप आत्मनिर्भर की बात करते हो, तो निश्चित रूप से हम सही रास्ते पे हैं। और आने वाले समय में हम जो सभी खाद्यान्नों में,
चाहे पल्सिस की बात करो, ऑयल सीड्स में हो सकता है और थोड़े 5-7 साल ज़्यादा लगेंगे आत्मनिर्भर, लेकिन उस हमारा पे काम टारगेट जारी है कि है। हम उसको उसमें सेल्फ हमने सफिशिएंसी की तरफ हथियार जाएंगे। नहीं डाले हैं ना किसी चीज़ में, हथियार तो डालने का कोई डालने का सवाल ही कोई नहीं सवाल है, ही नहीं। हथियार तो डालने से फिर हाँ। कैसे, तो हम तो एक लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब कि ये जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का इशू है, ये पॉलिटिकल इशू भी है। जैसे पंजाब की बात जब करते हैं, जब हम हरियाणा की बात करते हैं, तो जैसे ही हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं एक नाराज़गी आती है। उसकी वजह पंजाब के केस में मैं समझता हूँ कि अभी CSCP का एक डेटा मैं देख रहा था आपसे आने से पहले, तो उसमें मैं देख रहा था कि जो धान पे उनका रिटर्न है वो 150% का है, गेहूं पे 172% का रिटर्न है करीब। उतना रिटर्न ना तो ऑयल सीड में मिल रहा है, ना तो मक्के में मिल रहा है, मक्के का दाम तो वैसे ही गिर गया। तो ये कैसे इस चैलेंज को कैसे एड्रेस करेंगे कि जहाँ पे वो तो गेहूं धान का एरिया नहीं था, क्योंकि गेहूं धान पे MSP मिलने लगी, गारंटीड हो गई एक तरह से, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, पूरा पंजाब हरियाणा कन्वर्ट हो गया, हरियाणा जहाँ से आप भी आते हैं। तो ये कैसे जो गेहूं धान के बराबर कैसे होगा, इसका चैलेंज कैसे इसका देखिए, सामना करेंगे आप लोग? इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन तभी होगा जब किसान को जो समतुल्य फसल है कम से कम वो घाटे में न रहे। उसके बराबर उसको फायदा मिलेगा, तो ही किसान चेंज करेंगे। जैसे नॉर्थ, हम जो आपने पंजाब हरियाणा की बात की, तो क्या है, किसान की जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज और जो आपके इम्प्लीमेंट्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स हैं, मशीनरी है, वो उसी तरह से उसने सारा किया गया है। धान के उसमें वो बहुत परफेक्ट है, राइस परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके व्हीट में है जो आपकी मशीन से सोइंग है, हार्वेस्टर से कटिंग है, बाकी लेबर में का वो मशीनीकरण सब सही कह रहे हैं, उतना ओरिएंटेशन नहीं है। बहुत अच्छा है। हाँ। तो वो एक तो किसान ही अपने आप में हिचकिचाता है कि भाई मैं इसमें जाऊंगा, मेरे को नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, लेबर को भी उसी तरह से आपको करना पड़ेगा। और दूसरा जो आपने कहा कि उतना प्रॉफिट की बात है, तो निश्चित तौर से जैसे अभी मक्का आई, चलो ये तो टेम्परेरी फेज होते हैं, आप जानते हो, इसमें हर साल अगर ज़्यादा पैदा हो गया तो खरीदार नहीं मिलेगा, कम पैदा हुआ तो बढ़ जाती है। तो ये एक फिनोमिनन है, उसके लिए सरकार निश्चित तौर से सजग है और उस पर कार्य करते हैं। तो मक्का एक बड़ी पोटेंशियल क्रॉप है। जैसे इथेनॉल का आने के बाद जो जिस तरह का इस बार क्षेत्रफल बढ़ा, तो उत्साह तो था। तो इस तरह का अगर 5 साल में करके इसको हम 22 लाख स्टेबलाइज हेक्टेयर करें बढ़ा। कि भी इसका प्रोक्योरमेंट का सिस्टम रेगुलर रहे, रेट उतने नहीं गिरे, अगर नॉर्मल भी रेट रहते हैं और वो प्रोक्योरमेंट सही ढंग से होती है, तो किसान को अगर ढंग से प्रॉफिट मिलता है तो वो निश्चित रूप तौर से आगे आता है। इन फसलों में अगर वैसे देखें तो किसान भी कुछ बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। धान के खेत में आपको नर्सरी लगानी है, ट्रांसप्लांटिंग करनी है, सारे जो बहुत एक मेहनत की बहुत फसल मेहनत है, की उतना फसल है। आसान नहीं है। तो अगर उस किसान को उससे कम मेहनत में अगर उस तरह का कोई जो मिलता है अल्टरनेटिव, तो निश्चित रूप से किसान आगे बढ़ के आएंगे। और उसमें प्रयास भी हैं, जैसे हरियाणा ने पीछे मक्का के केस में कुछ जो इंसेंटिव दिए थे, तो कुछ किसान आए, उन्होंने धान की खेती छोड़ने के लिए पैसे दिए। तो उसमें अगर इसको रेगुलर किया जाता है और उस तरह का थोड़ा सा जो इंसेंटिव दिया जाता है, अब जैसे धान में है पानी, आप कितना पानी लगता है, गेहूं में कितना पानी लगता है, कितना खाद किसान डालता है, उस पर सब्सिडी सरकार कितनी देती है, और उस तरह से कहीं न कहीं को कंपनसेशन होगा और सरकार करती भी है विभिन्न योजनाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो डाइवर्सिफिकेशन का समय आएगा। और बाकी क्षेत्रों में तो जैसे कर ही रहे हैं। ग्राउंड नट आप देखते हैं कि अभी आप वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में ग्राउंड नट का बड़ा क्षेत्रफल बढ़ा है। तो किसान को अगर उससे कोई फायदा मिलता है तो किसान निश्चित अपने रूप आप ही से बढ़ा हमेशा लेगा वो। तैयार रहता है। किसान को, क्योंकि किसान की रोजी रोटी जो है वो खेती से चलती है, अगर वो उसी के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा तो किसान किस तरह से आगे अपने जीविका चलाएगा, परिवार को चलाएगा। तो किसान कभी भी रिजिड नहीं रहता है और सरकार का भी ऐसा नहीं रहता है कि सरकार भी जहाँ से भी जितनी भी योजनाएं हैं उसमें प्रयास रहता है कि वे किसान की मदद करें और उसमें जो अधिक से अधिक पैदावार हो, अधिक से उसकी आजीविका में सुधार हो, यही एक प्रयास रहता है। साथियों, बातें बहुत हैं, समय कम है, समय की अपनी सीमाएं हैं। देखिए, एक वक्त हमारी ज़रूरत थी कि ज़्यादा पैदावार देने वाली हमारी फसलें आए। अब जब पेट भर गया तो अब ये ज़रूरत है कि कैसे ज़्यादा आयरन, ज़्यादा जिंक वाली फसलें आएँ, विटामिन ए वाली फसलें आएँ, ताकि जो कुपोषण है वो दूर हो और जो इम्पोर्ट हम लोग कर रहे हैं वो भी साथ में कम हो। तो वैज्ञानिकों का जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है जनसंख्या का पेट भरने के लिए, वो लगातार चल रहा है
और काफ़ी सारी जो कोशिशें हैं वो कामयाब भी हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि पल्सेज में, दलहन में और तिलहन में, दोनों में जो आपने भारत डाइवर्सिफिकेशन में बात की, अगर उसमें हम एक वैल्यू चेन डेवलप कर पाते हैं तो निश्चित तौर से, अगर फार्म गेट प्रोसेसिंग का सिस्टम है जो कि इन दोनों मिशन में, ऑयल सीड और पल्सेज मिशन में रखा गया है, और काफ़ी यूनिट्स ऑयल एक्सट्रैक्शन की बात करें या उसमें दाल मिल्स हैं, छोटी दाल मिल्स हैं, तो उनका भी इसमें एक प्रावधान किया गया है। तो अगर इस तरह का तो जो किसान है को किसान को उसमें प्रोसेसिंग से जोड़ने का हाँ, वैल्यू प्रावधान है एडिशन दोनों का में। एक इन दोनों मिशन में वही एक बहुत बड़ा प्रयास है कि वैल्यू एडिशन के लिए आप एफपीओ के द्वारा या दूसरे स्टार्टअप के द्वारा, और जो सरकार डायरेक्ट भी किसानों के समूह को वो इसमें सहायता करने का प्रावधान रखा गया है। तो उससे निश्चित रूप दाल से मिल, ये तेल मिल फसलें लगाने के लिए पैसा दे सकती। है, तो उससे निश्चित रूप से किसान को जो उनका प्रॉफिट है, जैसे आप बात कर रहे थे, उससे किसान आगे आएंगे। तो अब दूसरी तरह के चैलेंज हैं और उसका सामना करने के लिए रोड मैप तैयार है, उस पर काम हो रहा है, चाहे बीजों पे है, चाहे वो खरीद की प्रक्रिया है, चाहे वो कुपोषण को दूर करने के लिए उसमें आयरन, जिंक, विटामिन ए और दूसरी चीज़ें बढ़ाने का जो काम है वो हो रहा। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत कीमती समय निकाल के आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ नमस्कार। कि हमारे दर्शकों को, किसानों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, और आपको और किसी भी सब्जेक्ट पे बातचीत करनी है, आपको जानकारी चाहिए, तो निश्चित तौर पे आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिए। कोशिश करेंगे कि उनके जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करें, और आपको जो आपकी जो जानकारी या समृद्ध हो, आप खेती किसानी को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।